मज़ीद तेज़ करने की डिमांड आई हमारी पूरे जो पार्टी के जितने भी इलेक्टेड लोग थे। अब इन हालात में जबकि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है जिसमें कि हमारी पार्टी के जो रिज़र्व सीट थी, ख़वातीन की सीट्स थी अक़लियत की पंजाब में और सिंध में, ये सारी जो फ़ैसला हुआ है ये एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला है। हमें हमेशा बावजूद कुछ जो हमारी जो एक वो क्या कहते हैं नाउमीदी जब भी थोड़ी आने लगती है तो हमेशा कोई ना कोई अल्लाह ताला एक ऐसा हमें एक ख़बर सुना देते हैं कि उससे हमारे हौसले मज़ीद बुलंद हो जाते हैं। ये जो आज का फ़ैसला है ये बहुत ही अहम है और इंशाअल्लाह ताला जो हमारी रिज़र्व सीट्स का जो मसला है और जिस तरह से वो लोग जो कि ये इन सीट्स का हक़ नहीं रखते थे और बहुत ही गलत तरीके से गैर कानूनी गैर अखलाकी तरीके से ये सीटें बांट दी गईं बाकी उन पार्टियों में जिनका कि वो ना कानूनी ना आईनी उसका वो हक़ रखते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने ये फ़ैसला देकर पूरे पाकिस्तान को एक उम्मीद की किरण भी दी है कि अदालतें फ़ैसला कर सकती हैं और उन्होंने जो फ़ैसला किया है अच्छे बुरे फ़ैसले अपनी जगह पर, लेकिन कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिससे कि उसका जो एक इम्पैक्ट होता है वो बहुत वसी होता है। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरह के हालात इस वक्त मुल्क के हैं, जिस तरह के एक गैर नुमाइंदा हुकूमत मैं कहूँगा कि इस वक्त जो कि हुकूमत में है और ख़ास तौर पर इस फ़ैसले के बाद कई इलेक्शंस जो हो चुके हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स का हो, वो सारे जो इलेक्शंस थे वो उनमें अब वो जो थोड़ी बहुत एक अखलाकी जवाज़ था वो भी ख़त्म हो गया है। अब जो आगे जो सफ़र आ रहा है वो जंग जो है ये सियासी भी है और कानूनी भी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि देखें जिस मुल्क में अदलिया वो खड़ी हो जाए तो उस मुल्क को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता, उस मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। जो खान साहब कहते हैं रूल ऑफ लॉ जो कि उनकी जंग है, देखिए खान साहब आज अगर जेल में है तो हमारी वजह से हैं, पाकिस्तान के अवाम के लिए हैं। इसलिए कि अगर वो चाहते जिस तरह के नवाज शरीफ, जिस तरह के आसिफ अली जरदारी, ये सारे NRO करके निकल जाते थे, कोई सऊदी अरब चला जाता था, कोई लंदन चला जाता था। ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है वो बिल्कुल अपने उसके साथ एक अज़्म के साथ खड़ा हुआ है, बिकॉज़ वो ये समझता है कि ये मेरे कौम की जंग है, ये मेरे कौम का एक मुस्तकबिल का सवाल है जिसमें कि कानून की हुक्मरानी, आईन की हुक्मरानी, इसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। न यहाँ पे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, बावजूद इसके कि आज हमारे सऊदी भाई जिनकी हम दिल से कदर करते हैं, उन्होंने हमेशा हमारे मुल्क में सख्त वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया है। जो MBS हैं वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़ास तौर पे उनकी ख़ास इज़्ज़त है और उस इज़्ज़त की वजह ये भी है कि हमारे आखिरी अयाम में उनकी कोऑपरेशन की वजह से हमने OIC का वज़ीर ख़ारजा के 2 दफ़ा हमने इजलास हुए, जो कि अगर ये जो प्रिंस MBS हैं उनकी मदद ना होती तो हम ये ना कर सकते। हम उनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं और हम उनको अपने मुल्क में वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि वो एक हमारे एक ऐसे इस्लामी मुल्क हैं जिसने कि हमेशा पाकिस्तान के कड़े वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया। लेकिन साथ ही साथ में हम ये कहेंगे कि जो इस वक्त का जो सेटअप है उसमें काफ़ी सवालात हैं, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हम ये नहीं कह सकते कि एक ऐसे हुकूमत है जो कि अवाम की नुमाइंदगी करती है। लेकिन हम उनको वेलकम अगेन करते हैं और हम इंशाअल्लाह उनको उनके साथ हमेशा अपनी दोस्ती रखेंगे और हम उनके हमेशा
احسان مند بھی رہیں گے اور ان کے ہمارے دلوں میں جو ان کے لیے عزت ہے وہ برقرار رہے گی. آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی اس وقت جو ملک جس حالات سے گزر رہا ہے ہمیں اس کا بہت ہی زیادہ جس طرح کے عوام مہنگائی میں پس چکے ہیں مزید مہنگائی آئے گی. یہ جو گندم کا سکینڈل ہوا ہے ایک طرف ہم $1 ارب IMF کے لیے ترلے کر رہے ہیں کیا کچھ ہم نے نہیں کیا وہ $1 ارب حاصل کرنے کے لیے اور دوسری طرف جو ہے تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ گندم میں 1.3 ارب جو ہے وہ اس میں کمیشنز ہو گئی ہیں اور اس میں گھپلا ہوا. اب دیکھیں یہ جب غیر نمائندہ حکومت ہوتی ہے تو پھر اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. اگر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی جو کہ اس وقت برائے نام الیکٹڈ ہے اس میں کئی ایسے ہیں جو لگتی تو فاختہ ہیں لیکن اصل میں گرگس ہیں, وہ اس پوری شفافیت اور اس کی لیجٹمیسی کو کمپرومائز کر رہے ہیں. تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ قانون اور آئین اپنا راستہ بنائے گا, عدالتیں ایسا فیصلے دیں گی جو ملک کی بہتری کے ہوں. PTI کی نہیں ضروری, ملک کی بہتری. اصل چیز یہی جد و جہد ہے عمران خان کی, یہی جد و جہد ہے پاکستان تحریک انصاف کی. بہت بہت شکریہ. جی وہ پہلے یہ ہے آج امریکی امریکی سفیر سے جو ملاقات ہوئی ہے اس پہ سر جو معاملات ہے اعلامیہ تو آپ کا جاری ہو گیا, اس کی طرح تفصیلات بتائیے گا, باڈی لینگویج کیا تھی, کن اہم قومی ایشوز پر بات ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹکا خان صاحب اس وقت تو ہم لوگ KP ہاؤس کے سامنے کھڑے ہیں اور اعلامیہ یہاں پہ جاری ہو رہا ہے. ہمارا جو پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ سارے صوبوں کے ہمارے MNAs MPs سینیٹرز حضرات موجود ہیں اور میرے فاضل بڑے بھائی شبلی فراز صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سینٹ انہوں نے مفصل بریفنگ دے دی ہے. آپ کے کویشچن کا جواب دیکھیں اسٹیٹ کرافٹ میں یا کہیں پہ بھی باڈی لینگویج نہیں دیکھی جاتی, آپ کے کیپیبلٹیز دیکھی جاتی ہیں. اور ہم نے ایک چیز, رؤوف حسن صاحب بھی اتفاق سے اس میٹنگ کا حصہ تھے اور ساتھ بیرسٹر غور صاحب بھی تھے اور اسد کیسر صاحب بھی تھے. ایک چیز ہم نے باور کرائی ہے جو کہ ہمارے لیڈر نے ہمیشہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں تلقین کی اور سکھائی ہے کہ آپ نے برابری کی سطح پہ بات چیت کرنی ہے. اور ہمارا ایک مطالبہ یا ہم لوگ جو چیز باور کرانا چاہ رہے تھے کہ بین الاقوامی دنیا کو جس میں امریکہ بھی شامل ہے اس کو پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کو رسپیکٹ دینی چاہیے. آئین اور قانون کی رسپیکٹ ہوگی پاکستان میں تو پھر لنڈن پلان نہیں ہوگا. آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی پاکستان میں تو پھر جو انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ نہیں ہوگا. آئین اور قانون کی پاسداری پاکستان میں ہوگی تو پھر جو انجینئرڈ 9 مئی تھا وہ پاکستان میں نہیں ہوگا. آپ کا آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی تو پھر فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت پاکستان میں نہیں ہوں گی. آئین اور قانون کی پاکستان میں پاسداری ہوگی تو پھر $1.3 ارب یعنی کہ 350 ارب روپے کا گندم کا سکینڈل نہیں ہوگا اور پنجاب اور پاکستان کے کسان در بدر نہیں بھریں گے. یہ چیز ہم نے باور کرائی ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے ہیں, ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی آئین اور قانون کی پاسداری ہو اور اس کو ساری دنیا مانے. اچھا عمر صاحب یہ بتا دیں کہ آج کے اجلاس میں 9 مئی آ رہا ہے, اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں طے ہوئی ہے, آیا کہ PTI احتجاج کرے گی کیا؟ بالکل, ہم لوگ ایک سیاسی پارٹی ہیں, ہم کوئی NGO نہیں ہے. آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے پیسفل یعنی کہ پرامن احتجاج ہم لوگ پورے پاکستان میں کریں گے. جس طرح کہ میرے فاضل دوست شبلی فراز صاحب نے, رؤوف حسن صاحب نے اور اعلامیہ میں آپ کو بریف کر دیا ہوگا, ہم لوگ ہر جگہ کریں گے. پرامن احتجاج بھی ہوں گے, ریلیاں بھی ہوں گی, پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی ہوگا. قیدی نمبر 804 میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تصاویر بھی ہوں گی, ہمارے شہداء کے نام بھی ہوں گے سوشل میڈیا پہ اور ان کی تصاویر بھی ہوں گی. اچھا سر یہ بتائیے آپ تینوں میں سے جو واضح جواب دے سکے کہ جو صورتحال بن چکی ہے PAC چیئرمین کو لے کر, گزشتہ کئی دنوں سے کئی نام سامنے آ رہے ہیں. پہلے
ज़ाहिर है दूसरी जमात के सरबराह का नाम आया, उसके बाद एक नाम जो खान साहब ने दिया, आज एक नए नाम की खबरें चल रही हैं, हकीकत क्या है? देखें हकीकत जी, मैं मेरा ख्याल है आप बात करें। देखें, बात ये है कि आपको ये जहन में रखना होगा कि खान साहब जेल में हैं। उनसे जो मुलाकातें होती हैं वो एक ऐसे माहौल में होती हैं कि जिसमें 20-30 मिनट से ज़्यादा गुफ्तगू हो ही नहीं सकती, और वो गुफ्तगू भी चूँकि 6 लोग बैठे होते हैं तो कई, और वहाँ पे सारे प्लस ग्लास वॉल के पीछे खान साहब बैठे होते हैं, तो और हफ्ते में एक दफ़ा होती है। कई मुलाकातों में कई जो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप आता है, और उसकी वजह से हमारी ज़ाहिर है कि इन हालात में जो फैसला साजी है उसमें कई सुकम नज़र आएंगे, लेकिन वो सुकम ऐसे नहीं हैं कि जिससे हम ये कहें कि जी पार्टी कभी एक फ़ैसला करती है कभी दूसरी करती है। आपको मालूम है कुछ लोग जो है उसके दौरान मिलते हैं जब खान साहब की कोर्ट हेयरिंग होती है, और दूसरे वो जो कि जुमेरात के दिन पॉलिटिकल लोग मिलते हैं। तो ये इस किस्म की हालात में इस किस्म के ऊपर नीचे आगे पीछे चीज़ों का डिस्टॉर्ट होना ये कुदरती अमल है। तो इसलिए इसको ये ना समझें कि कोई अंदर जो है कोई एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तरीक़ाकार होता ये है कि जब खान साहब पॉलिटिकल कमेटी उन्होंने बनाई हुई है, और वो पॉलिटिकल कमेटी जो है तो अपने हर सूबे से है, और उसमें वो लोग हैं जो कि खान साहब के अपॉइंट करता है। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हम तीनों में से किसी को एक शख्स को ना हम निकाल सकते हैं ना उनको किसी और को नए को ला सकते हैं। वो कमेटी कई सियासी इश्यूज़ पे, चूँकि खान साहब को भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि वो जेल के पीछे हैं, जेल में हैं वो, तो उनको एक एडवाइस हम करते हैं कि जी रिकमेंडेशंस हमारी पॉलिटिकल कमेटी की ये हैं, और उनको हम वो पूरी वो रिकमेंडेशन दे देते हैं, और फैसला खान साहब का होता है। उसमें पॉलिटिकल कमेटी फैसला नहीं है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि रिकमेंडेशंस देता है अपना। क्योंकि बाहर हैं हम लोग तो हमें ज़्यादा इनपुट है, और हकीकी चूँकि पार्टी के लोगों से भी हमारा वो ताल्लुक़ रहता है, तो हम उस बुनियाद पे खान साहब को एक अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, और फिर फैसला खान साहब का। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आज का जो इजलास, जो मुलाकात हुई है अमरीकी सफीर के साथ, ये किसकी ख्वाहिश पे हुई है? और दूसरा ये बताएं कि बानी चेयरमैन को इस मुलाकात का पता है? ये देखें, सबसे पहली बात ये है कि ये मुलाकात नोट वर्बल फॉरेन ऑफिस की तरफ से आया था, और उस पर अमेरिकन सफ़ीर ने जो ये बैसाखियों वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं उनसे मुलाकात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है सदर के साथ थी, और लीडर ऑफ दी अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली के साथ थी, और ये चीज़ पॉलिटिकल कमेटी में रखी गई थी। और ये मुलाकातें जो हैं ये डिप्लोमेटिक कोर के साथ जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से आती हैं तो आप करते हैं, और उस पर मुल्क के हवाले से बातचीत होती है। और जिस तरह मैंने बात की कि पब्लिकली हम लोग वही बातें उस पर हम लोग जोर देंगे जो हमने अंदर भी की थी, और वो है एक पॉइंट एजेंडा, आइन और कानून की पासदारी। उस पर हमने 12 बार स्ट्रेस किया। कैसे ताल्लुकात चाहते हैं पीटीआई अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे चाहते हैं? देखिए, दो चीज़ें आपको एक चीज़ टिक्का खान साहब सेपरेट करना चाहिए। एक पाकिस्तान की जो ट्रेड है, अमेरिका पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली आए, पाकिस्तान में तिजारत बढ़े, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आए। उसके लिए मैं फिर वहीं पे आता हूँ, जो पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी होगी, तो जिस तरह के शिबली फराज साहब ने ये कहा कि हमारे जो सऊदी इन्वेस्टर आए हुए हैं, हम लोग उनको अहलन व सालन कहते हैं, वेलकम कहते हैं, पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना जब तक हम लोग रिएट्रिएट करते हैं कि आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट साइन होता है उस पर आर्बिट्रेशन क्लॉज होती है। आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर ये होता है कि आपका तनाज़े के दौरान आप कौन सी अदालत को तरजीह देंगे, तो लिहाजा जब वो पाकिस्तान की अदालतों पे एतबार नहीं करेंगे तो बैरून मुल्क अदालतों पे जाएंगे, तो वहीं पे डील ख़त्म हो जाती है। सर ये फरमाइएगा कि जो आज का इजलास था इसमें मैंडेट फॉर्म 45 के तहत वापसी के हवाले से और अलावा क्या बड़े फैसले, और दूसरा खान साहब की राय के हवाले से क्या तजावीज़ सामने? देखिए, हमारी जो इस वक्त कमेटी, ये जो हमारे सारे साथी आए हुए हैं जिसमें सारे
इलेक्टेड MNAs, MPAs, सेनेटर्स और वो लोग जो कि फॉर्म 47 के शिकार हुए हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की है, जिसमें कि एक पार्टी डिसिप्लिन था, दूसरा ये था कि हमने खान साहब की रिहाई के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करना है, और वो लाहे अमल जिस तरह के उमर अयूब साहब ने कहा कि वो कानून और आइन के एम्बेड के दरमियान पीसफुल तरीके से हम एक सियासी जद्दोजहद, कानूनी जद्दोजहद, और हम पाकिस्तान के अवाम जो कि वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने कि 8 फरवरी को एक भरपूर तरीके से, बावजूद इसके कि मुख्तलिफ सिंबल्स जिस तरह के थे, आपको सबको पता है, उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने एक मैंडेट दिया, और वो मैंडेट, उसका जो बुनियादी मकसद ये था कि हमने खान साहब को, उनके महबूब कायद को किस तरह से हमने बाहर लाना है। तो ज़ाहिर है कि हम ना कोई ऐसी कोई गुरिल्ला फोर्स हैं, ना कोई हम एक ऐसी एक तंजीम है जो कि गैर सियासी तरीके से अपनी इस उनकी रिहाई मुमकिन बना सके। तो हमने उसके लिए अपनी एक लाहे अमल तय किया है, जिसका कि हमारे जो पार्टी का इस वक्त भी जारी है। चूँकि वो थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से हम उसकी जो कंक्लूजन है वो उस पर भी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक पार्टी एलामिया होगा जिससे कि हम ये सारे जो भी तय हुआ है उसकी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर एक सेकंड मैं एक बात कर दूँ, आखिरी चीज़, एक सेकंड आपकी आखिरी चीज़ मैं कर दूँ जी जनाब, जो आपका अल्लाह भला करे, जो आपके जलसे एटसेट्रा हैं वो शुरू हो गए, धरना जिस वक्त खान साहब कहेंगे उस वक्त होगा। थैंक यू। ये माइक